हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझा था कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आइए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। आज के इस वीडियो में अध्ययन का किया जाएगा। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वापस से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये तो डिफिनेशन हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किसको बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर आप यदि स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। जैसे हमने ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस पे कुछ पॉइंट ले लिए। अब यदि हम इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। यदि इस पे स्पर्श रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट पे भी खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। ठीक यदि हम इस पॉइंट पे खींचे तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, और यहाँ पे यदि स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पे भी हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। यानी कि हम इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर आपको क्या प्राप्त होगा। उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। जैसे हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा तो हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। ठीक ऐसे ही यदि हमने इस पॉइंट पे खींचा तो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हुई। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये रहा, और इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव काल्पनिक होती हैं, किंतु ये जिस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं वो वास्तविक होता है। यानी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो सदैव तो काल्पनिक होता है, लेकिन ये जिस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है वो हमेशा वास्तविक होगा। तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव काल्पनिक होती हैं, परंतु ये जिस वैद्युत क्षेत्र को वह वास्तविक होता है।
तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव काल्पनिक होती हैं, परंतु ये जिस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं वह वास्तविक होता है। तो मोटा मोटा यदि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो अब आगे की कहानी को समझते हैं। हमने एक एकल धनावेश को ले लिया। तो जो एकल धनावेश से हमारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाएंगी, यानी कि जो हमारा एकल धनावेश है इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो धनावेश से ही प्रारंभ होके अनंत तक जाएंगी, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार यदि ये धनावेश से प्रारंभ हो गई उसके बाद अनंत तक चली जाएगी। तो ये हमारा एकल धनावेश है, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हैं। धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हैं। ठीक इसी प्रकार धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एकल धनावेश से उत्पन्न एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हैं। यानी कि जो एकल धनावेश है इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब निकलेंगी तो वो धनावेश से ही निकलेंगी और कहाँ तक जाएंगी, वो अनंत तक जाएंगी। धनावेश से निकल के अनंत तक जाएंगे। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अब हम एकल ऋणावेश की बात करेंगे। तो जो हमारा एकल ऋणावेश होता है हमने मान लिया कि हमने एक एकल ऋणावेश को लिया है। जो एकल ऋणावेश है तो एकल ऋणावेश से उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है, यानी कि जो हमारा एकल ऋणावेश है इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी यानी कि वो अनंत से निकल के आएंगी और कहाँ पे समाप्त होगी, वो अनंत से निकल के एकल ऋणावेश पे समाप्त होंगी। तो जो एकल ऋणावेश होता है उससे जो हमारी वैद्युत रेखाएं होती हैं वो अनंत से आती हैं और एकल ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। तो हम
लिख सकते हैं कि एकल दृढ़ावेश से उत्पन्न एकल दृढ़ावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर एकल दृढ़ावेश पर समाप्त होती हैं। अनंत से आएंगी और एकल दृढ़ावेश पे समाप्त होगी। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा एकल धनावेश होगा तो उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो धनावेश से प्रारंभ होगी और अनंत पे जाके समाप्त होंगी। और जो हमारा एकल दृढ़ावेश है जो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो अनंत से निकलेंगी और फिर एकल दृढ़ावेश पे आके समाप्त होंगी। तो अब हम इसके थर्ड टॉपिक को देखते हैं। मान लिया जो थर्ड है वो है विपरीत आवेश। यदि विपरीत आवेश की बात करें यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो जो हमारी इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो सदैव प्लस से प्रारंभ होगी और माइनस पे जाके खत्म होंगी। यानी कि वो प्लस से प्रारंभ होगी और माइनस पे जाके समाप्त होंगी। जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं उससे जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो प्लस से प्रारंभ होके माइनस पे जाके समाप्त होंगी। ठीक इसी प्रकार प्लस से प्रारंभ होंगी माइनस पे जाके खत्म होंगी। प्लस से प्रारंभ होंगी माइनस पे जाके खत्म होंगी। प्लस से प्रारंभ होंगी माइनस पे जाके खत्म होंगी। प्लस से प्रारंभ होंगी माइनस पे जाके खत्म होंगी। प्लस से प्रारंभ होंगी माइनस पे जाके खत्म होंगी। प्लस से प्रारंभ होंगी और माइनस पे जाके खत्म होंगी। ठीक इसी प्रकार प्लस से प्रारंभ होंगी और माइनस पे जाके खत्म होंगी। यदि हमने समान आवेश ले लिया उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
समान आवेश यदि बोले तो एक प्लस, एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक निगेटिव तो दूसरा भी निगेटिव, एक प्लस चार्ज ले लिया हमने और दूसरा भी प्लस चार्ज, क्योंकि बोल रहा है समान आवेश। एक माइनस ले लिया और दूसरा माइनस ले लिया। अब जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं यानी कि समान प्रकार के आवेश हैं, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो हम अभी पढ़े हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उससे वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव से प्रारंभ होके अनंत तक जाती हैं। तो प्लस से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगे, प्लस से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार प्लस से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार प्लस से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगे, प्लस से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगे। इसमें भी प्लस से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगे। और बात करें यदि माइनस चार्ज की, तो माइनस चार्ज का भी हमने अभी पढ़ा है कि जो ऋणावेश होता है, एकल ऋणावेश होता है, उससे वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे ही समाप्त होते हैं। तो अनंत से प्रारंभ होकर अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अनंत से प्रारंभ होकर और ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगे। इसमें भी अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उससे हमारी वैद्युत बल रेखाएं प्लस से प्रारंभ होके अनंत तक जाती है और इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। तो यहाँ तक की यदि कहानी आपको समझ में आई तो आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ स्पेशल पॉइंट को। तो स्पेशल पॉइंट अब हमारा क्वेश्चन ये रहा कि जो दो विद्युत बल रेखाएं आपको दिख रही हैं, एक तो फर्स्ट ये है और सेकंड ए है, तो क्या दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी? क्या दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी?
मान लेते हैं कि एक पल के लिए कि ये दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये दोनों विद्युत बल रेखाएं जिस पॉइंट P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहां दो विद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। एक तो सेकेंड ये और फर्स्ट ये। तो यदि हम इस पॉइंट P पे स्पर्श रेखा खींचे तो हमें दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। एक तो होगा E2 और एक प्राप्त होगा E1। भैया कॉन्सेप्ट तो यही है कि यदि जिस भी पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है, उस पे आपको स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, उस पे आपको स्पर्श रेखा ड्रा करना पड़ेगा। तो हमें इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए थी, तो हमने इस पॉइंट P पे जब स्पर्श रेखा खींचा तो हमें दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुए, जबकि ऐसा फिजिक्स में संभव ही नहीं है कि दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो। इसका मतलब कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका रीजन है क्योंकि जिस कटान बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएंगे, इसलिए फिजिक्स में ये संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पे दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो हम लिख लेते हैं कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं। तो अब अगले टॉपिक को समझते हैं। ये हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं। इस पे अपन ने 3 पॉइंट एज्यूम कर लिया, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन तीनों पॉइंटों में कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बराबर है। तो हमें इसमें निकालना है कि कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बराबर है। यदि ये जो पॉइंट है इस पे हम एक सर्कल बनाएं, एक सर्कल को खींचे, तो पॉइंट 1 पे हमें 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिल रही हैं और पॉइंट 2 पे हमको 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिल रही हैं और पॉइंट 3 पे हमको एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिल रहे हैं।
यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अत्यंत पास पास हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अत्यंत दूर दूर हों तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। यानी कि इस हिसाब से E1 का विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक, फिर E2 का, और उसके कम E3 का। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें अत्यंत पास पास मिल रही हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है वो अधिक होगी, और यदि अत्यंत दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र वहां कमजोर होता चला जाएगा, यानी कि दुर्बल होता चला जाएगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अत्यंत पास पास हो तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। यदि अत्यंत दूर दूर है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसका मतलब ये हुआ कि यदि विद्युत बल रेखाएं अत्यंत पास पास हैं तो विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होगा, और यदि अत्यंत दूर दूर हैं तो फिर विद्युत क्षेत्र सबसे कम होगा, और फिर जो सबसे लास्ट में है उसका और कम होगा। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो मेन मेन टॉपिक थे उनको हम समझे। इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।